के लिए अध्याचन का पोर्टल खोले जाने को लेकर एवं विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर 6वां दिन क्रमिक अनशन कर रहे हैं और इस उम्मीद से हमने अपने हमारे हौसले में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब जो है हमारी प्रतियोगी छात्र बहनों ने इस पूरी मुहिम को अपने हाथों में ले लिया है और कहा है, मेरी बहनों ने कहा है, आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, सुनो 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 सुनो, मैं विक्की खान इस बात का ऐलान करता हूं और इस बात से खुश हूं कि हमारी प्रयागराज की और इलाहाबाद की तमाम बहनें जो यहाँ पर क्रमिक अनशन स्थल पर मौजूद हैं, उन्होंने कह दिया है कि विक्की भैया परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी बहनें आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। अब आपको अकेला समझने की जरूरत नहीं है, अकेला सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई की, इस पूरे मुहिम की बागडोर हमारी प्रतियोगी छात्र बहनों ने संभाल रखा है और मुझे मुकम्मल यकीन है इस बात का कि अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को इन बहनों के सामने घुटना टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से झांसी जिंदाबाद, विक्की खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उद्योगी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उद्योगी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विक्की खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों ने जब फैसला किया था कि चयन बोर्ड के खिलाफ क्रमिक अनशन करेंगे, सीटों में वृद्धि के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा के लिए 4 तारीख का ऐलान था कि 4 जनवरी से इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर मौजूद चयन बोर्ड, जहां से हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, हमारे अरमान पूरे होने वाले हैं, यही वो बिल्डिंग है। यकीन जानिए, गौर से पहचानिए, देखिए गौर से, ये दीवारों दर को गौर से देखिए, खिड़कियों को देखिए, पेंट को देखिए, यह वही बिल्डिंग है जहां से हमारा मकसद कामयाब होगा, जहां से हमारे अरमान पूरे होंगे। ये वही बिल्डिंग है जहां से हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। इसी बिल्डिंग पर हम लोगों ने 4 जनवरी को ऐलान जंग का आगाज किया था और बताया था उत्तर प्रदेश के पूरे तमाम नौजवान बेरोजगारों को कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, सुनो सुनो, हम लोग प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर क्रमिक अनशन करने जा रहे हैं और हमारी मांग है सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोला जाए और परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। यह फैसला जिस दिन किए उसी दिन हम लोगों ने इसका दृढ़ संकल्प कर लिया था कि इसके बिना यह क्रमिक अनशन हमारा हटने वाला नहीं है। जबकि बीच में आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने तमाम प्रस्ताव देने का प्रयास किया, कहा कि विक्की खान समझने की जरूरत है, हमारे अधिकार क्षेत्र सीमित हो रहे हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी जिस माध्यम से उन्होंने कहलवाया था उसी माध्यम से काउंटर में जवाब दिया था कि आप पहले यह बताइए कि आपको रोकने का काम किसने दिया है, किस शख्स ने कहा कि आपके पास अधिकार नहीं है। हम यकीन दिलाते हैं आपको कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
अभी भी अस्तित्व में है, आप उसके अध्यक्ष हैं। मौजूदा हालात में यह संस्था मौजूद है और आप उसके अध्यक्ष हैं। आप फैसला कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं इस बात को लेकर कि आपको यह काम करना चाहिए। जिनके माध्यम से उन्होंने यह खबर दिलवाई, अधिकार सीमित होने का उनको हमने समझाने का प्रयास किया कि आप एक चीज बता दीजिए कि क्या माननीय उच्च न्यायालय ने आपको काम नहीं करने का कोई निर्देश दिया है या उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको काम नहीं करने का निर्देश दिया है। तो बताइए, अगर कोई आदेश कोई निर्देश लिखित में है तो हमको भी दिखा दीजिए वह प्रेम पत्र, वह कौन सा पत्र है जिस पर यह लिखा है कि आप अध्यक्ष बने रहिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना रहेगा, आप उस पे बैठे रहिए, 2-2 लाख रुपया महीना लेते रहिए, काम मत कुछ करिए। आपको भ्रम हो गया है, आपको भय हो रहा है, आप संशय में हैं, डर में जी रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। तो जब आपको कुछ नहीं करना है तो आपको रहने की क्या जरूरत है? आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? जब आप काम नहीं कर सकते तो यहाँ रहने का अधिकार भी आपको नहीं है। जब आपके पास काम का अधिकार नहीं है तो हम कहते हैं आपको रहने का अधिकार। अगर रहना होगा तो काम करना होगा, आपको काम करना होगा। 90 दिनों का लगभग कार्यकाल बचा है। आज 9 जनवरी है, 8 अप्रैल इनकी अंतिम तारीख है यहाँ से जाने की। रुखसते चयन बोर्ड, बता नहीं सकता कि रुखसते दुनिया, मुझे नहीं पता है, लेकिन चयन बोर्ड से तो रुखसत होना है, क्योंकि इन्होंने इतना सताया है, इतनी तकलीफें दी हैं, इतना रुलाया है। अपने IAS वाले दिमाग की वजह से घुमा के बेरोजगारों को नचा के दौड़ाया है, बहुत परेशान किया है। कसम है ऊपर वाले की, मैं तो कल भी बात किया था, यमराज जी से कहा था कि सर देख लीजिएगा, अगर कोई जुगाड़ बन जाए, अगर कोई रास्ता बने तो एक प्रयास करिएगा आपकी। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया अगर कोई रास्ता बने, कोई भी जुगाड़ बनता है, देखिए दिल में दर्द ऐसा है, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी हमारी बेरोजगारी दूर होने पर ही मजबूत होगी। अगर हम लगातार बेरोजगार रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। हमको अगर जीना है तो हमको नौकरी पाना है, अच्छी जिंदगी जीना है तो हमको नौकरी पाना बहुत जरूरी है, समय से पाना है। उम्र के एक पड़ाव पर नौकरी अगर मिलेगी तो उस नौकरी का कोई मतलब नहीं होगा। तो हमने एक जहन में मेरे ख्याल आया कि मैं गुहार किससे लगाऊं। 3 दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी हमने जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से पत्र प्रेषित करवाया। उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों से कल महामहिम राज्यपाल को भी एक पत्र प्रेषित करवाया उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से। उसमें हम लोगों ने दोनों में मांग यही थी कि सीटों में वृद्धि हेतु TGT PGT के सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोला जाए एवं विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को एक निर्देश दिया जाए, चाहे राज्यपाल के द्वारा चाहे जो है मुख्यमंत्री के द्वारा। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अगली गुहार प्रधानमंत्री के यहाँ लगाएंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अगली गुहार राष्ट्रपति के यहाँ लगाएंगे। अगर स्याही कम पड़ेगी तो पत्र को खून से लिखेंगे, खून देने वाला मैं रहूंगा। एक पत्र जो है खून से जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत के राष्ट्रपति को, और जब सब जगह से थकेंगे तो आखिरी गुहार यमराज जी के यहाँ लगाएंगे कि ये भगवान सुन लो बेसाख्ता मेरे दिल से निकल रहा है आदरणीय अध्यक्ष महोदय के लिए कि बहुत परेशान किया है। कोई रास्ता हो, अगर कोई रास्ता हो तो समझिए, महसूस करिए, हमारा दर्द है, आप हमारे भी हैं, आप उनके भी हैं। लेकिन सोचिए, अभी हमारी पूरी जवानी बची है, उनकी जवानी और बुढ़ापा सब खत्म है। तो फैसला आपको करना है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर वो चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जाएंगे तो हमारे पीछे रोने वाले बहुत हैं, और कम से कम मरेंगे तो इस बात का
फैसला करके मरेंगे कि बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं मरेंगे, नौकरी पाने के बाद ही मरना है। इसलिए कि बहुत लोगों ने सवाल किया था, सवाल उठाया था, कुछ ने किया था, कुछ ने उठाया था, कुछ ने निगाहों से उठाया था, कुछ ने जुबानों से कही थी, पूछा था कब कैसे क्यों कितना पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे सवाल किसने उठाए थे? वो तमाम लोग जो दावा करते हैं, जो कहते हैं कि हम आपके अपने हैं, आपके सबसे करीबी हैं, बिल्कुल करीबी हैं, इस बात का यकीन करिए। लेकिन जब उनकी निगाहों को देखने की कोशिश होती है, उनको चेहरे को पढ़ने की कोशिश होती है, तो उसमें साजिश झलकती है कि कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो सवाल करते हैं कि नौकरी कब मिलेगी। ये आपके सबसे करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये आपके सबसे करीबी पड़ोसी भी हो सकते हैं। ये वैसे लोग हैं जो कि आप पर सवाल दागते हैं। हम उनके सवालों का जवाब दिए बिना ऊपर भी नहीं जाएंगे। यह हमारा फैसला। बात किया हमने, यमराज जी से भी बात हुई, कोई ऐतराज नहीं। कहा है उन्होंने ठीक है, कोशिश करो, हम देखते हैं। तुम कोशिश करो। मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा तुमने, राज्यपाल जी को भेजा, ठीक है, थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी को भी भेज दो, राष्ट्रपति जी को भी भेज दो। फिर देखो, समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो पता तो हमें भी पता है कि कहाँ है। यमराज जी ने हमें बताया, लेकिन अगर तुम बताना होगा तो तुम बल्कि बता देना, मेल पे डाल देना, मेरे डायरेक्ट मेल पे डालना हाउस नंबर के साथ, ताकि मिसमैच ना। मैं डायरेक्ट पहुंचूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अकेले होता तो मैं इग्नोर कर देता, ये हमसे यमराज जी ने इग्नोर कर देता, लेकिन ये मामला उन तमाम लोगों के, क्योंकि जब मैं सबके दिलों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो सबके दिलों से एक ही आवाज आ रही है, पीजीटी सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोले जाने को लेकर परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर, ये पूरा का पूरा आवाम के दिलों में ये चीजें आ रही है। ये यमराज जी को पता है, तो आप सोच लीजिए चेयरमैन साहब को नहीं पता है, तो चेयरमैन साहब समझने की जरूरत है, समझ लीजिए, क्योंकि हमने गुहार वहां लगा दी है जहां पर आपकी सुनवाई बहुत कम होगी। हमारी सुनवाई अगर ज्यादा हो गई तो बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा, सोचने की जरूरत है। हमने यह कदम इसलिए उठाया है कि मुख्यमंत्री जी से हमने कहा, मुझे पता है संत आदमी है, सन्यासी आदमी है, करेंगे, कहीं न कहीं उन तक बात पहुंचेगी तो करेंगे, यकीन है। राज्यपाल जी तक भी भेजने की कोशिश की है, वहां भी पहुंचेगा तो वो भी करेंगे, एक निर्देश देंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी तक भी भेजना है हमको, खून से लिखा पत्र भेजेंगे। विक्की खान का खून होगा, मैं अपने खून से पत्र लिखूंगा, राष्ट्रपति जी को भी भेजने की कोशिश करूंगा। इन सारी कवायदों के बीच अगर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ चेयरमैन साहब को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हैं यमराज जी। आपके भरोसे ये क्रमिक अनशन मैं चला रहा हूँ। मुझे मुकम्मल यकीन है कि आखिर में जो है आप हमें कामयाब करेंगे। या तो मैं रहूंगा या तो चेयरमैन साहब रहेंगे, और अगर दोनों रहेंगे तो सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का तभी दोनों रह पाएंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर इंसाफ का तकाजा है, आपको ऐसा लगता है कि दोनों को रहना चाहिए, तो सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोलने के लिए आज ही रात में जाके उनके कान में एक फूंक मार दीजिए, उनको डरा दीजिए, बता दीजिए कि देखो बेटा, मैं यमराज हूँ, बच्चे जो बोल रहे हैं उनकी बात को सुनो, उनकी बात को समझो, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो काफ़ी बेसाख्ता जिंदगी हो जाएगी। अभी तुम यहीं रहो, बच्चों को भी जो है उनका पोर्टल खोल दो, उनकी नौकरी मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। मैं यकीन दिलाता हूँ उसमें जो है मैं फार्म नहीं डालूंगा, सारे बेरोजगार प्रतियोगी छात्र ही फार्म डालेंगे, इसलिए तुमको अध्याचन का पोर्टल खोल देना। ये किससे कहना मुझे, मैं कह रहा हूँ, मैं कल से बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया हूँ। इतना दर्द है मुझे, इतनी तकलीफ है, लगातार चेयरमैन साहब इलाहाबाद में, इसी प्रयागराज में मौजूद हैं, रह रहे हैं,
वही घर है आपका। घर आप लोगों को पता है कि नहीं चेयरमैन साहब का? नहीं पता है? मैं बताता हूँ आपको आपके अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनका घर जो है कचहरी के पास जिलाधिकारी आवास देखा होगा आप लोगों ने, देखा है ना? एक बीच से रास्ता गया, उसके जस्ट बगल में उनका आवास है। वहीं वो रहते हैं, अकेले हैं। अरे यार बिल्कुल तन्हा है। पत्नी सहित नहीं, नहीं शादी हुई थी उनकी, लेकिन तन्हा है, अब तन्हा है। देखिए, जब आप अपनी जिंदगी को बहुत क्रिटिकल बना लेंगे तो आखिर में बीवी भी साथ छोड़ के चली जाए। हाँ तो और क्या, क्योंकि जब आप उससे भी अगर लिखा पढ़ी में बात करेंगे, आईएएस है ना, सारी बात तो सेवा में करके बोलते हैं। सेवा में मैं ये आपको अवगत कराना है कि आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अवगत कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस टाइप के लैंग्वेज अगर बीबी सुनेगी तो पागल ही तो हो जाएगी कि भैया पूरी जिंदगी काटना है, और ऐसा बंदा मिला कि सारा चीज रिटर्न में बोलता रहता है। तो आज अकेले हैं, तन्हा है। खैर, हमें कोई इस बात से गुरेज नहीं है, ये तो ऊपर वाले का फैसला है, ऊपर वाले का इंसाफ है। किसको कब जाना है उसका फैसला मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जिंदगी का फैसला भी ऊपर वाले को करना है। मैं यह चाहता हूं कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हमारी नौकरी, जो हमारा सपना, हमारे अरमान, उनका फैसला करना आपको है। तो आप जो है इंसाफ परस्त अगर हैं तो कर दीजिए, समय से कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो कसम है सारी बहनों को बिठा दूंगा, सारी बहनों को यज्ञ कराने के लिए बिठा दूंगा और डायरेक्ट यमराज को बुलवाऊंगा कि जल्दी से आप लोग यज्ञ करिए और यमराज जी को बुलवाइए, और जो जो अपनी प्रार्थना है डायरेक्ट जो है एक पोस्ट कार्ड में लिख के आखिरी पत्र जो है यमराज जी को ही होगा। आप लोग तैयार हैं ना? सहमत है ना? बाद में चेयरमैन साहब यही कहेंगे कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ना? क्योंकि चेयरमैन साहब इतना झेला रहे हैं कि जिसका कोई ठोस कारण नहीं दिखता। बहुत छोटी सी गुजारिश, इतनी छोटी गुजारिश है जिसको आप आसानी से कर सकते थे। कब? 8 दिसंबर को, जब पहली बार मिले 8 दिसंबर को हमारी और चेयरमैन साहब की मुलाकात हुई। हम लोग 5 से 7 लोग मौजूद थे, पूरा मास्क लगाए हुए थे, डबल मास्क लगाए थे चेयरमैन साहब। अब मुझे मजबूर किया था उन्होंने सिंगल मास्क लगाने के लिए, जबकि कोरोना भी रिसेंटली इधर भी टहलते हुए आया है। बीच में चाइना वालों से बात हुई थी तो थोड़े लोग कुछ आगे लेके यहाँ पे तो हल्का फुल्का मास्क, नहीं तो अभी हम लोग मास्क कहाँ लगा रहे थे। लेकिन चेयरमैन साहब सोते हैं तो भी मास्क लगा के, सोचिए। सोने के टाइम मास्क, पेपर भी अगर पढ़ना है तो अपने दोनों उंगलियों को टच नहीं करते पेपर में। न्यूज़पेपर की बात ऐसे कोहनी से हटाते हैं, कपड़ा इस पे मारते हैं, वो क्या भी आया है नया, उससे मार के ऐसे हटाते हैं और फिर खोजते क्या है सिर्फ चयन बोर्ड। चयन बोर्ड का कोई न्यूज है कि नहीं? तो जब चयन बोर्ड का न्यूज खोजते हैं, यह बात की जानकारी जब मुझे हुई तो आज न्यूज छपी थी, पहला मैंने व्हाट्सएप पे न्यूज उनको भेज दिया तुरंत। आज ही न्यूज भेजा डायरेक्ट कि आप खोज क्यों रहे हैं, कोरोना का दौर है, आपको ऐसा लगता है जब 2-2, 3-3 मास्क लगा रहे हैं तो लीजिए न्यूज़पेपर मैं स्वयं भेज दे रहा हूँ। ये गया तुरंत खोला, उन्होंने पढ़ लिया, क्योंकि मोबाइल तो उनका है, उसमें कोरोना तो आएगा नहीं। कोरोना पेपर में आता है, लौकी में आएगा, गाजर में आएगा, उसको भी वो कैसे टच करते हैं मुझे नहीं पता। इसीलिए उनका विचार है एक लौकी, एक करेला, एक गाजर खाना है। उस गाजर को काटने में जो चाकू का इस्तेमाल होना, अगर साइड से कोरोना टच हुआ तो गाजर की तो जिंदगी बर्बाद हो, पूरी की पूरी जिंदगी करेले का और लौकी का भी चला जाएगा।
लेकिन कहीं न कहीं अगर उससे थोड़ी सी करीबी अगर बढ़ी चेयरमैन साहब की उस गाजर से, तो चेयरमैन साहब का क्या होगा? गाजर तो यही कहेगा ना कि जब मुझे कोरोना हुआ तो तुम मुझे छू रहे हो, तो मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रह पाऊंगी? तुम्हें भी तो आना होगा मेरे साथ। तो पता चला गाजर भी गया, चेयरमैन साहब भी गए। और हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते कि आप देखिए अच्छे आदमी है, शरीफ भले हैं, पढ़े लिखे भी हैं। अरे आपने BA किया होगा तभी तो IAS वाईएस बने होंगे, है ना। कंपटीशन निकाला होगा आपने, प्री निकाला होगा, मेंस निकाला होगा, इंटरव्यू निकाला होगा। पता नहीं उनके दौर में प्री होता था कि नहीं, हमें पता भी नहीं है, 82 वाले हैं न, डायरेक्ट मेंस से ही होता था। कर वर के निकाल के IAS वाईएस आप बन गए। तो अब कम से कम आपको सोचना चाहिए कि छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों की बातें, इसमें दिल पे लेने की क्या जरूरत है? बताइए आप लोग। चेयरमैन साहब दिल पे ले ले रहे हैं, अटैक हुई है कोई मतलब इसका? अरे हम पोर्टल अगर आप खोल देंगे 4000 का 14000 हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? 14000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, कोई ऐतराज है क्या? लेकिन चेयरमैन साहब यह बात नहीं समझ रहे। तो इसी समझाने के लिए 6वां दिन आज हम लोग बैठे हैं, कल भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे। हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, 3 घंटा दीजिए, सिर्फ 3 घंटा दीजिए, और मैं यकीन दिलाता हूं, और नहीं तो दूर का नजारा कहिए तो मैं अभी दिखा दूं। दिखाऊं? देखना है दूर वाला नजारा? करीब वाला तो आप लोग दिखा रहा हूं मैं 6वां दिन। दूर वाला नजारा देखिए। अगर हम लोग अपनी लड़ाई को अच्छे तरीके से नहीं लड़े, उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों का साथ नहीं मिला, हम मौजूद नहीं रहे, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ नहीं रहे, ईमानदार नहीं रहे, 4163 जो है मात्र सीट है, उसमें भी परीक्षा होने की लगभग बिल्कुल कम संभावना बन रही है, क्योंकि बार बार ये दुहाई दे रहे हैं चयन बोर्ड के गठन का। लेकिन जो दूसरा सवाल मेरा है कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोला जाए, वह 100% 1001% सही हो सकता है। थोड़ी सी अगर ये मेहनत कर दें, सीटें 4 से 24,000 हो सकती हैं। और अगर जो है यह चीज में हम सफल नहीं करा पाए, क्योंकि अगर हम लोग दूर रहे, पीछे रहे, कदम से कदम मिलाकर अगर नहीं चल पाए, नहीं आए, चयन बोर्ड पर दबाव नहीं बना पाए, तो 4163 का एग्जाम कब होगा? लगभग 8 से 9 महीना या 1 साल भी हो सकता है। 1 साल के बाद परीक्षा होगी, 1.5 से 2 साल के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। पता ये चलेगा कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। 4163 में किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। सबको लगेगा कि हम भी बेरोजगार, तुम भी बेरोजगार। पता चला कि 1.5 साल बाद हमको पता चला कि हम बेरोजगार। तो अगर हम सीटों में वृद्धि करा लें, फिर 1.5 साल के बाद अगला विज्ञापन आए, उसको फाइनल कराने में 1.5 से 2 साल लगे, तो हमको जाके 3 से 4 साल बाद कहीं नौकरी मिल पाएगी। तो ये ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। 4163 सीट को 24,163 करिए, एक साथ खूब आराम से पोर्टल खेलिए। आप भी खेलिए, हम भी खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 महीने के लिए खोलिए, उसमें पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है मंगाइए। गृह विज्ञान मंगाइए, सामाजिक विज्ञान मंगाइए, विज्ञान मंगाइए, गणित मंगाइए, अंग्रेजी मंगाइए, संस्कृत मंगाइए, मन हो तो पाली मंगाइए, मागधी मंगाइए, और ऐसी भाषाओं को मंगा दीजिए जो हिंदुस्तान में न पढ़ाई जाती हो, उसको भी मंगा लीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पोर्टल खोलिए, अधिक से अधिक सीटें आए, ताकि अगर 1 साल के बाद हमको नौकरी मिले तो हमें इस बात का मुकम्मल यकीन रहे कि हाँ, अब अगर मेहनत कर रहे हैं तो नौकरी मिल जाए। सही बोल रहा हूँ ना? अगर किसी को ऐतराज है कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, तो उसको छोड़ के सब लोग ताली बजा दीजिए एक बार। तो हम लोग आज 6वें दिन
क्रमिक अनशन कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप जितने मेरे प्रतियोगी छात्र भाई और बहन सब लोग आए हैं, आप लोगों का तहे दिल से मैं विक्की खान शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने इस क्रमिक अनशन को जो मजबूती दी है, जो प्यार दिया है और जिस एहसास में सराबोर कर दिया हमको, मुझे पहली बार इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया है कि नहीं, अब इस जंग को मैं जीत जाऊंगा। जीतने का मार्का भी रखता हूँ, हौसला भी रखता हूँ। आप लोगों की मौजूदगी से हम जंग को जीतने के बिल्कुल करीब जा रहे हैं। सोच कर देखिए, समझ कर देखिए, पूरे वजूद से सोचिए, पूरे बदन से सोचिए, पूरे ख्वाहिशात से सोचिए कि आपके रहने से, आपकी मौजूदगी से इस गेट पर आपके अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड इस गेट पर आ नहीं पा रहे हैं, आने में डर लग रहा है। तो आप सोचिए कि अगर दिन का हाल ऐसा है तो रातें उनकी कैसे कटती होंगी। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए। वो वक्त आएगा जब रात के अंधेरों में सपना देखेंगे, अचानक सा हड़बड़ा के उठेंगे, 5 बजे ही आकर जो है चैन बोर्ड का गेट खुलवाएंगे। अरे गार्ड, कहाँ हो, कहाँ हो? अरे यार, मुझे सपना आया है, जल्दी गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो, क्योंकि अब मैं लेट नहीं कर सकता। कहाँ कंप्यूटर है, कहाँ कंप्यूटर है जिस पर पोर्टल खोलना है? तुरंत पोर्टल को जो है वाले कमरे में पहुंचाओ मुझे, और मैं तुरंत बटन दबाऊंगा। नहीं तो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। न मुझे दिन को सुकून है साकिब, न रात को चैन है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुरंत जो है कंप्यूटर को निकालेंगे और पोर्टल वाला बटन दबाएंगे, पता चलेगा कि 4 बजे सुबह ही आपका पोर्टल खुल गया। ये कैसे संभव होगा? ये आप लोगों की मौजूदगी, आप लोग रहेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम अपने अनशन को सफल बनाएंगे, इसलिए कि हमको सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलवाना है। सोचिए आप एक बार, आखिरी टाइम कितना हुआ? 5 मिनट और बस। आप सिर्फ इतना सोचिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा मैं ले जा रहा हूं बैक में, बेटा बीएड मत करना। बिल्कुल, हाँ, मैं याद रखना, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारे कान में बोल दे रहा हूँ बीएड ना करना। मत करना कभी भी। बहुत डिस्टर्ब होता है इससे आदमी का जीवन, ठीक है? लेकिन यकीन जानिए, हम लोग जो तैयारी किए हुए हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, सीटों में वृद्धि हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर यह सीट नहीं बढ़ेगी, जो परीक्षाएं होनी है 4163 पे, वह भी जो हालात दिख रहे हैं वर्तमान में, ऐसा लगता है कि अगर यह साल 1.5 साल अगर खिसका तो हमारी जिंदगी भी 3 से 4 साल खिसकेगी पीछे। तय है ये। तो हमको ऐसा होने देना है क्या? नहीं होने देना है। तो थोड़ा सा तालियों की गड़गड़ाहट से बताइए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों को समझना है। आखिर में फिर मैं वही कह रहा हूं कि मैं जो ये मुहिम शुरू किया हूं, आपको सिर्फ 2 कदम आने हैं। आप 2 कदम आएंगे, यकीन जानिए चेयरमैन साहब 4 कदम पीछे भागेंगे। इतना डर रहे हैं आप लोग। आपके 2 कदम की ताकत यह है कि चेयरमैन साहब को 4 कदम पीछे हटने पे मजबूर कर देगी। तो आप पहचानिए अपनी ताकत को, सोचिए आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्यों नहीं निकलते अपने अपने घरों से। अरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, कहाँ रुके हो, कहाँ टिके हो, कहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हो? निकलो, आओ यार, आओ मेरे भाई, आओ मेरी बहनें, आ जाओ। काफिला चल पड़ा है, हम लोग भी मैदान जंग में हैं, तुम भी आओ।
बाद में अफसोस मत करना कि पोर्टल खुलवाने को लेकर, सीटों में वृद्धि को लेकर, अध्याचन का पोर्टल खुलवाने में जो यज्ञ की आहुति की जरूरत थी, जिसमें सफलता मिल गई, कामयाबी मिल गई, उसमें हम मौजूद नहीं थे। इस बात का मलाल जीवन भर रहेगा। मलाल तब ज्यादा रहेगा जब उसी विज्ञापन में तुम्हें नौकरी मिलेगी और तुम्हें इस बात का अफसोस होगा कि ये नौकरी हमारी बदौलत बिल्कुल नहीं मिली है। ये नौकरी हमें उनकी बदौलत मिली है जो क्रमिक अनशन पर आया जाया करते थे, जिनकी वजह से यह सीटें 4,000 से 24,000 हुई है। यह उनकी बदौलत नौकरी मिली है, हमारी पढ़ाई की बदौलत नहीं मिली है। तो यकीन जानिए आना होगा। आइए, इस यज्ञ की आहुति में आपको शिरकत करना पड़ेगा, आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी। आप आएंगे तो चेयरमैन साहब को अच्छे अंदाज में बताया जाएगा। अंदाज बहुत सारे हमारे पास हैं, निराले भी हैं, खूबसूरत भी हैं। एहसास मोहब्बत में सराबोर कर देंगे चेयरमैन साहब को। ज़रूरत पड़ेगी तो ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे। वो वक्त बताएगा, वो दौर बताएगा। आज जो है मौका भी है, दस्तूर भी है चेयरमैन साहब को समझाने का और खुद को समझने का। तो आए मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, भाइयों बहनों, आ जाओ। कल रहेगा 7वां दिन क्रमिक अनशन का 7वां दिन। आपकी मौजूदगी पिक्की खान के बाजुओं को ताकत देगी। एक आएगा, दो बाजू बढ़ेंगे। एक आएगा, दो बाजू बढ़ेंगे। 2 आएगा, 4 होंगे। 3 आएगा, 6 होंगे। मैं महसूस करना चाहता हूँ कि मुझे हजारों बाजुओं की ताकत की ज़रूरत है, ताकि यह राक्षस रूपी व्यक्ति जो हमारे जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें उनको भी समझाना है। तो आपको आना पड़ेगा। क्रमिक अनशन पे लगातार आइए। और जो मेरे भाई यहाँ आए हैं, जो यहाँ मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, जो मेरी बहनें हैं, झांसी की रानियां, आप लोगों की बदौलत हिंदुस्तान से फिरंगियों को उठाकर फेंक दिया गया था। यकीन जानिए आप लोगों की बदौलत ये छोटा मोटा फिरंगी जो है, इनको भी उठाकर फेंक दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। नहीं तो हटसन वाला काम मत करिए, नील वाला काम मत करिए। नहीं तो वहाँ फेंकेंगे जहाँ से आपकी आखिरी कब्र का भी एहसास नहीं आप कर पाएंगे। तो चेयरमैन साहब, आपको समझने की जरूरत है। हमारी बातों को सुन लीजिए, मान लीजिए, अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए। आग्रह है आपसे, प्यार से कह रहा हूँ, हमारी मोहब्बत की भाषा को समझिए। नौजवान बेरोजगारों का दर्द है, उनके दर्द की तकलीफ को समझिए, उसको महसूस करिए। कुछ नहीं बचा है आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बचा है। एक छोटा सा फैसला, खूबसूरत सा फैसला अगर आप कर देंगे। अभी भी आप 88 दिन के लिए चेयरमैन हैं, आपको सोचना चाहिए। आपने बहुत कुछ हासिल किया है, हम लोगों से बहुत कुछ हासिल किया है। बतौर अध्यक्ष चयन बोर्ड आपने यहाँ से 1 करोड़ 14 लाख वेतन हासिल किया है। इतनी कमाई के बाद 3 महीना आप रहना भी चाहते हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं करना चाहते, जो आप कर सकते हैं। आप अध्याचन का पोर्टल खोल सकते हैं। खोल देंगे तो यकीन जानिए 4,163 सीट 24,163 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का वो पूरा बेरोजगार, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, आपको इतनी दुआएं देगा। यकीन जानिए चेयरमैन साहब, अगर आपने अध्याचन का पोर्टल खोला तो यकीन जानिए हम बात करेंगे यमराज जी से। हम बात करेंगे 67 की उम्र को 97 कराएंगे। यकीन जानिए अगर आपने पोर्टल खोल दिया, हम बहनों से कहेंगे, ऐ मेरी बहन प्रार्थना करना। हमारे चेयरमैन साहब ने जाते जाते बहुत कुछ कर दिया है। एक ऐसी उम्मीद दे दी है, एक ऐसा सपना दे दिया है कि अब हमें लगता है कि हम पढ़ाई कर लेंगे, किताबों को अगर जो है पन्ने पलट लेंगे, ठीक ठाक पलट लेंगे तो हमें नौकरी हासिल हो जाएगी। सारी बहनें आपके लिए प्रार्थना करेंगी, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आपके लिए प्रार्थना करेगा कि आपकी उम्र 97, 98 और 99 तक चला जाए। 100 नहीं जाने देंगे। प्लीज़
प्लीज समझने की जरूरत है। तो अब चेयरमैन साहब आपको एक संदेश उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों की तरफ से और मैं तमाम नौजवान बेरोजगारों को पिक्की खान का एक अपील है, आइए जल्द आइए, मैं खड़ा हूँ, मैं चयन बोर्ड के गेट पर खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हो मेरे भाई, अरे मेरी बहन कहाँ हो? अकेला हो गया हूँ मेरे भाई, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर अकेले रहूँगा, बहुत तकलीफ हो रही है। नौकरी मुझे भी पानी है, नौकरी तुम्हें भी पानी है। दर्द बढ़ता जा रहा है, तुम्हें आना होगा। मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं अकेला रह जाऊँगा, तुम कैसे रह पाओगे? तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूँ। आ जाओ, मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं तुमसे अपील कर रहा हूँ। मुझे नौकरी चाहिए, तुम्हें चाहिए, रास्ता भी एक है, मंजिल भी एक है। तो आ क्यों नहीं रहे हो? कहाँ छुपे हो? क्यों दूर हो मुझसे? ऐसा कौन सा गुनाह मैंने कर दिया? मैंने कौन सी खता कर दी है? मैं कौन सा ऐसा चीज मांग रहा हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है? सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोले जाने की मांग कर रहा हूँ, परीक्षा तिथि की घोषणा की मांग कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो पसंद है तो मुझे अकेला क्यों छोड़े हो? मैं अकेला रहूँ, इस जंग को अकेला लड़ूँ, मैं अकेला लड़ूँ। तुम नहीं आओगे, बहुत तकलीफ है मुझे। जहाँ भी हो, अगर मेरी पुकार सुन रहे हो, मेरे दर्द को महसूस कर रहे हो तो आ जाओ, क्रमिक अनशन पे आओ। नहीं तो बेसाख्ता दिल टूट जाएगा, मेरा दिल टूटेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। इसी क्रमिक अनशन स्थल पर सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोले जाने को लेकर एवं परीक्षा तिथि को लेकर मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा। तुमको पूरी जिंदगी तुम एहसास करोगे, तुम जो है अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे तो मत करो, मुझे जाने मत दो इस दुनिया से, क्योंकि मैं बेरोजगार, तुम बेरोजगार, हम दोनों बेरोजगार हैं। तो मैं क्यों मरूं, हम लोग क्यों मरें? हम ऐसी कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी बढ़े, हम सीटों में वृद्धि करा ले जाएं, सीटों को 24,000 करा ले जाएं। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी ख्वाहिशें रुकी हुई हैं, बहुत सारे सवाल जो है निपटाने हैं। तो आओ मेरे भाई, कल रहेगा 7वां दिन, मैं आऊँगा, मैं ठीक 11 बजे आ जाऊँगा। तुम्हें भी आना होगा, मैं गेट पर इंतजार करूंगा कि कहाँ हो मेरे भाई। मैं गेट पर इंतजार करूंगा कि मेरी बहन कहाँ है। मुझे यकीन है कि उसके कदम निकल चुके होंगे, अपने अपने कमरों से निकल चुके होंगे, अपने अपने घरों से निकल चुके होंगे। बिक्की खान की आवाज़ बनकर, बिक्की खान को तुम्हें संभालना है। मैं तो अकेला चल दिया था सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। जंग जीतने का उम्मीद है, भरोसा तुम पे किया था मैंने कि तुम रहोगे तो हम और तुम मिलकर इस जंग को जीत लेंगे। तो मुझे अकेला मत छोड़ना, आना पड़ेगा। आ जाओ मेरे भाई, मैं कल इंतजार करूंगा, कल 11 बजे मैं इंतजार करूंगा, 3 बजे तक रहूंगा। अगर नहीं आओगे तो दिल टूटेगा, जिम्मेदार तुम होगे। फिर मुझसे न कहना कि अम्मा यार जो है मुझसे गलती हो गई, क्योंकि अगर मैं चला गया इस दुनिया से तो तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। सीटों में वृद्धि करानी है, अध्याचन का पोर्टल खुलवाना है, परीक्षा करानी है। तो आओ जल्दी आओ, कल 11 बजे आना, 3 बजे तक रहेंगे, यहीं बैठेंगे, इसी दरी पर बैठेंगे। कल उम्मीद है मेरे भाई, काम की बात बता रहा हूँ, हो सकता है चेयरमैन साहब कल आ जाएं, क्योंकि वो भी दहशत में है। तुम्हारे कदम निकलेंगे, अगर तुम अपने घरों से आ जाओगे, हमारी बाजुओं को ताकत मिल जाएगी तो हम चेयरमैन साहब से निगाहों में निगाहें मिलाकर बात कर सकेंगे, अच्छे से बात कर सकेंगे और उनसे कहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए या परीक्षा तिथि की घोषणा कर दीजिए, दोनों कर दीजिए या एक कर दीजिए। और